गाइडर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि प्रारंभ में ये बताया गया था कि प्रत्येक टॉपिक के समाप्त होने के बाद 10 प्रश्न दिए जाएंगे और उनको अगले दिन सॉल्व कराया जाएगा। उसी क्रम के तहत आज हम उन 10 प्रश्नों को सॉल्व कराने जा रहे हैं जिनको आप सॉल्व कर चुके हैं, तथा हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि किन किन बच्चों से क्या क्या गलती हुई है और उसका सही आंसर क्या है और सही आंसर क्यों है। आप इस वीडियो को नियमित रूप से देखते रहिए। अगर आप लगातार देखते रहेंगे तो आपसे जो भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं सारे संभावित प्रश्न आपको पढ़ने को मिल जाएंगे और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने जानने वालों से सबसे बताते रहिए, इसको प्रमोट करते रहिए, आगे बढ़ता रहे, जिससे आपको भी फायदा मिलेगा, उनको भी फायदा मिलेगा और उनके साथ आप डिस्कस करते रहिए कि सर ने जो बताया है ये क्यों सही है, इसमें क्या समझना है, और उसको अगर मैप के सहारे से समझने का प्रयास करिएगा तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। चलिए अब हम पहले प्रश्न को देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न है, जलीय ग्रह किसे कहते हैं। आप पढ़ चुके हैं कि 8 ग्रह है। 8 ग्रहों में एक ग्रह पृथ्वी है। पृथ्वी को जलीय ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को जलीय ग्रह इसलिए कहा जाता है कि इसके 71% भाग पर महासागर, सागर, नदियां स्थित होने के नाते, पर्याप्त मात्रा में जल होने के नाते इसे जलीय ग्रह के रूप में या नीला ग्रह के रूप में संबोधित भी किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, वन प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है। वन प्राणी सप्ताह अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, जब वन प्राणियों को संरक्षण करने का कार्य किया जाता है और उनको जो है उनके संबंध में कानून बनाए जाते हैं तथा उनको संरक्षण के लिए सब प्रयास किए जाते हैं। ठीक है, जैसे अभी तुरंत एक करंट में ये पढ़ने को मिला है कि शेरों की संख्या में बहुत अच्छी वृद्धि हुई है। यह भारत के लिए एक बहुत अच्छा समाचार है कि हम जब जैव विविधता पढ़ते हैं और भारत में जो वन हैं उनमें जैव संरक्षित क्षेत्र हैं जिनमें शेरों को पाला जाता है, उनकी संख्या वृद्धि हो रही है क्योंकि ये लुप्त हो रहे हैं, तो सरकार उनको बचाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है। उसी प्रयास के तहत ये हमको रिजल्ट देखने को मिला है। 2010 में रूस में जो समझौता हुआ था कि हमको इनको 2022 तक इनकी संख्या दुगुनी करनी है, वह संख्या हम 2020 में ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं। यह भारत के लिए अच्छा है, करंट के लिए अच्छा है कि आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि इससे जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंतुओं की रानी किसे कहा जाता है। तंतुओं की रानी के रूप में हम कपास को पढ़ते हैं। तंतुओं की रानी के रूप में हम कपास को पढ़ते हैं। कपास को तंतुओं की रानी कहा जाता है। तंतु माने धागा होता है जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कपास का जो उत्पादन होता है, अगर हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो भारत के भूगोल में जो भारत का नक्शा बनता है उस नक्शे में देखा जाएगा तो जो पूर्वी हिस्सा है वो हिस्सा कपास के उत्पादन के लिए जाना जाता है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश अच्छे, जब बांग्लादेश भारत में था तो वह पूरा क्षेत्र अच्छे कपास के लिए उत्पादन के लिए जाना जाता था। अब बांग्लादेश और बंगाल यह कपास के लिए अच्छे क्षेत्र माने, वहां की जो मिट्टी है उसमें कपास का अच्छा उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बॉक्साइट क्या है। बॉक्साइट अधात्विक खनिज है। ये जो खनिज पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ, जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे, भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो हम खनिज पदार्थ को पढ़ेंगे। खनिज पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, किन किन चट्टानों के नीचे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, भारत के कितने राज्य हैं जिनमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं और यह किसी देश के लिए कितना अच्छा होता है, क्योंकि किसी देश के यह प्राकृतिक संसाधन माने जाते हैं और जिस देश में खनिज पदार्थ जितना ज्यादा होता है उस देश की संपन्नता उतनी ज्यादा हो। जैसे छोटा सा उदाहरण है, आप अरब प्रायद्वीप को देखते हैं। अरब प्रायद्वीप उसका बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तानी है, लेकिन उस रेगिस्तान के नीचे जो तेल छिपा हुआ है, जो तेल है और गैस है,
यह उस देश को संपन्न बनाए हुए है। आज उसका परिणाम है कि उस रेगिस्तान, उस बियाबान क्षेत्र में भी लोग दुनिया की सारी सुख सुविधाओं को संग्रहित करके आराम से जीवन जी रहे हैं। उसका सिर्फ एक कारण है कि प्राकृतिक संसाधन के रूप में जो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल मिलता है, वह उनमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिसको वह निर्यात करके, बेच करके वह एक संपन्न देश के रूप में जाने जाते हैं। जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे तो उसमें ये क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल है, इस पर एक दिन मैं स्पेशल क्लास लूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कच्चा तेल कहाँ निकलता है, भारत में कैसे आता है, उसका रेट कैसे घटता है और कैसे बढ़ता है। क्योंकि अक्सर ये सुनने को मिलता है कि जब पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल का जब हम निर्यात करते हैं, भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 83 से 84% क्रूड ऑयल का आयात करता है, उसके सस्ते आयात के बाद भी तेल के दाम बढ़ते क्यों हैं? उसका दो कारण होता है। पहला कि जो डॉलर से मूल्य निर्धारित होता है उसमें उतार चढ़ाव के नाते होता है, और दूसरा सरकार जब टैक्स बढ़ाती है तो उस टैक्स का भी उस तेल के ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। तो एक दिन पूरा इस पर हम एक लेक्चर होगा जिसमें आप लोगों को बहुत सी चीजें समझने को मिलेंगी, बहुत सी चीजें परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है जो देखने को मिलेंगी, जिसको आप नोट करिएगा, जिससे परीक्षा में पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों का सही से जवाब आप दे पाएंगे। दूसरा है, गेहूं का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। चीन पूरी दुनिया में गेहूं का जो उत्पादन होता है उसका 17% उत्पादन करता है, और भारत में पूरी दुनिया के कुल गेहूं के उत्पादन का 14% उत्पादन होता है। दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, पनामा नहर स्थित है। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में स्थित है। यह नहर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण नहर के रूप में जाना जाता है, तथा पनामा देश की अर्थव्यवस्था के लिए इस नहर का बड़ा महत्व है। अगला क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। यह समय ज्ञात करने के लिए इस रेखा का प्रयोग किया जाता है। यह रेखा ग्लोब के मध्य से खींची गई रेखा है जिससे हम समय का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, जो लगभग 50% होता है। वर्तमान समय में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। इसका कारण औद्योगिकरण तथा बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियों का चलना है, जिससे निकलने वाला धुआं इसकी मात्रा को बढ़ाता है। साथ ही साथ वृक्षों की संख्या कम होना, जैसे ये माना जाता है कि 33% भूभाग पर अगर वृक्ष रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटेगी और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, लेकिन वृक्ष की संख्या, वनों की संख्या कम होने के नाते इसका विस्तार तेजी से बढ़ रहा है। केंद्र शासित क्षेत्र की संख्या 8 है। अभी आपने देखा है कि गुजरात और महाराष्ट्र के तट पर जो 2 केंद्र शासित क्षेत्र थे, उन्हें 26 जनवरी 2020 को एक अध्यादेश के तहत एक केंद्र शासित बना दिया गया, जिससे इनकी संख्या में कमी आ गई। भारत की स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से लगती है? अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पश्चिम में पाकिस्तान को पाते हैं, उत्तर में अफगानिस्तान को पाते हैं, उत्तर पूर्व में चीन को पाते हैं, नेपाल को पाते हैं, भूटान को पाते हैं, बांग्लादेश को पाते हैं और बर्मा को पाते हैं। ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय पड़ोसी देश हैं, जिनके साथ हमारी सीमा
लगती है। यह सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर की सीमा है, जो सीमा कभी कभी, जैसे इस वक्त आप देख रहे हैं चीन के साथ विवाद चल रहा है सीमा को लेकर के, तो कभी चीन के साथ विवाद होता है, नेपाल कभी विवाद कर देता है, कभी भूटान ने भी कर दिया। तो ये जो विवाद हो रहे हैं थोड़े थोड़े, ये स्थलीय सीमा पर ही अपने स्थलीय विस्तार के लिए विवाद देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही ये प्रश्न की श्रृंखला आपकी समाप्त होती है। अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलते हैं, जिस टॉपिक के लिए आज हम प्रिपेयर होकर के आए हुए हैं और जिस टॉपिक को हम लोगों को पढ़ाना है। ठीक, अब हम अपने नए लेसन प्लान पर आ रहे हैं। जैसा कि जब हमने महाद्वीपों का परिचय दिया था तो सारे महाद्वीपों, 7 महाद्वीपों के बारे में बता दिया था और कहा था कि अब हम एक एक महाद्वीप पर आकर के हम उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और आपको इन महाद्वीपों को इसमें क्या खास बात जानना जरूरी है। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। तो पहला जो महाद्वीप है जिसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए कि यह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महाद्वीप है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा महाद्वीप है, तथा ये कहा जा रहा है 21वीं शताब्दी एशिया महाद्वीप की होगी। इसलिए भी यह महाद्वीप अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महाद्वीप के चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया तथा अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था में जिस प्रकार से उछाल आ रहा है, यह आने वाले समय में दुनिया की अर्थव्यवस्था में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इस नाते यह महाद्वीप हमारे लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ क्योंकि हम लोग जिस ज्योग्राफी, जिस भूगोल को पढ़ रहे हैं उसके 2 पार्ट हैं, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक इंडियन ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पार्ट एशिया महाद्वीप है और इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट तो खैर भारत है ही पूरा है। भारत इस एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित सबसे बड़ा क्षेत्रफल एवं जनसंख्या तथा जीडीपी वाला देश होने के नाते अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो एशिया महाद्वीप को हम लोगों को इस दृष्टिकोण से पढ़ना है कि 1 लाइनर जो क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चनों को हम लोगों को इसमें समेट करके पढ़ लेना है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो छूटने पावे, जिसको देने में बच्चों को, स्टूडेंट को कोई परेशानी हो। तो आज हम लोग एशिया महाद्वीप को पढ़ेंगे। यह महाद्वीप क्षेत्रफल में बड़ा होने के नाते इसको 6 भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। आमतौर पर किसी महाद्वीप को जो पढ़ा जाता है तो कहा जाता है ये इसका उत्तरी भाग है, ये इसका दक्षिणी भाग है, ये इसका पश्चिमी भाग है। लेकिन ये महाद्वीप क्योंकि क्षेत्रफल में बड़ा है, जनसंख्या में बड़ा होने के नाते इस नाते इसको हम 6 भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। जब हम उत्तरी एशिया की बात करते हैं तो रूस का साइबेरिया वाला क्षेत्र, जिसको एशियाई रूस कहा जाता है, वह आता है। वह भाग उत्तरी एशिया का भाग कहा जाता है। जब हम भारत को पढ़ते हैं तो यह दक्षिण एशिया का भाग कहा जाता है। जब हम चीन एवं उससे लगे हुए देशों को पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि ये सब पूर्वी एशियाई देश हैं। और जब हम इजराइल, सीरिया वगैरह को पढ़ते हैं तो ये कहा जाता है पश्चिम एशियाई देश हैं। और बीच में तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह को पढ़ा जाता है तो ये कहा जाता है ये मध्य एशियाई देश हैं। और जब हम इंडोनेशिया, मलेशिया को पढ़ते हैं तो ये कहा जाता है यह दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं। इनको इस मैप में आप देख करके समझ सकते हैं। इस मैप में जो ऊपर बैगनी कलर दिखाई दे रहा है, यह कलर उत्तर एशियाई
भाग कहा जाता है, मतलब एशिया का उत्तर भाग है। पीला वाला भाग पूर्वी एशियाई भाग कहा जाता है, मतलब जो भाग एशिया के पूर्व में है जिसमें चीन आता है, यह महत्वपूर्ण भाग है। हरे रंग का जो भाग दिखाई दे रहा है, यह जिसको अरब प्रायद्वीप कहा जाता है, यह पश्चिम एशिया कहा जाता है। कुछ जगह इसे दक्षिण पश्चिम एशिया के रूप में भी व्याख्यायित किया गया है। लाल वाला जो भाग है, यह दक्षिण एशिया का भाग है, और जो गुलाबी कलर का भाग है, यह मध्य एशियाई भाग कहा जाता है। और जो पीले कलर का भाग है, इस पीले के नीचे वाला जो भाग छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, यह दक्षिण पूर्वी एशियाई देश का क्षेत्र है। यह इसका भौगोलिक विस्तार के रूप में इसको पढ़ा जाता है। इस महाद्वीप में आपने पढ़ा कि 52 देश हैं। इसमें 3 रेखाओं के बारे में आपने पढ़ लिया है, ठीक है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा, ये तीनों रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करने का काम करती है। स्वेज नहर एशिया को अफ्रीका से अलग करने का काम करती है। बेरिंग जलडमरू मध्य जो एशिया को उत्तरी अमेरिका, जिसको आप अलास्का कहते हैं, से अलग करने का काम करती है। न्यू गिनी द्वीप समूह, यह द्वीप समूह भारत को ऑस्ट्रेलिया, जिसे आप ओशियानिया ग्रुप कहते हैं, उस ग्रुप से अलग करने का काम करती है। तो यह 3 क्षेत्र ऐसे हैं जिनको अलग अलग महाद्वीपों से अलग करने के लिए जाना जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, जिसको हम अरब प्रायद्वीप कहते हैं, वह एशिया में स्थित है। एशिया को जब हम पढ़ते हैं तो इनमें हमें 3 प्रायद्वीप मिलते हैं पढ़ने को। पहला है अरब प्रायद्वीप, दूसरा है दक्कन का प्रायद्वीप, जो भारत का आधा भाग, भारत का जिसे हम दक्षिणी भारत कहते हैं, वह भारत जो प्रायद्वीपी भारत है उसे दक्कनी प्रायद्वीप भी कहा जाता है, यह वह है। और तीसरा है इंडो चीन प्रायद्वीप, जो एशिया के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित होता है। तो यह 3 प्रायद्वीप हैं जो एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। इस महाद्वीप में एक क्षेत्र है पामीर का पठार, जिसे विश्व की छत भी कहा जाता है। यह तिब्बत और चीन का जो हिस्सा है उसमें इसका विस्तार पाया जाता है, और यह विस्तार मध्य एशिया तक जाता है। एशिया में गोबी का मरुस्थल, गोबी का पठार, जो सबसे ठंडा मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जाता है, यह क्षेत्र ताइवान और चीन जहां मिलते हैं उन क्षेत्रों में इनका विस्तार पाया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी झील जो है बैकाल झील, वह एशिया महाद्वीप में है, और यह क्षेत्र रूस का क्षेत्र है जो 1741 मीटर लंबी है। तथा कैस्पियन सागर झील, जो क्षेत्रफल की दृष्टि में 3,71,800 वर्ग किलोमीटर है, सबसे बड़ी झील मानी जाती है। जब हम एशिया को यूरोप से अलग करते हैं तो उनमें आल्प्स पर्वत, कैस्पियन सागर और काला सागर, इन तीनों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। कैस्पियन सागर के पश्चिम का क्षेत्र, काला सागर के पश्चिम का क्षेत्र, आल्प्स पर्वत के पश्चिम का क्षेत्र यूरोप का क्षेत्र माना जाता है, और इनके पूर्व का क्षेत्र एशिया का क्षेत्र माना जाता है। एशिया का जो सबसे गर्म स्थल रिकॉर्ड किया गया है वो है जैकोबाबाद, जो पाकिस्तान का है, जहां 57 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तथा एशिया का जो सबसे ठंडा क्षेत्र है वह है साइबेरिया का क्षेत्र, बर्फोनियास
ठीक है। यह उत्तरी यूरोप का क्षेत्र है। जो आर्कटिक का क्षेत्र आप देखते हैं, उत्तरी ध्रुव की तरफ जब हम चलते हैं तो ये क्षेत्र देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में यह स्थान पाया जाता है। यह इस क्षेत्र को पृथ्वी का शीत ध्रुवीय क्षेत्र भी कहा जाता है। एशिया, जब हम इसका इतिहास पढ़ते हैं तो देखते हैं कि नदियों के किनारे बड़ी सभ्यताओं का जन्म हुआ है। जैसे चीन में वांगहो नदी के तट पर सभ्यता, भारत में सिंधु नदी के तट पर सभ्यता, मेसोपोटामिया जिसको आज इराक कहा जाता है, दजला और फरात नदियों के तट पर सभ्यताओं का जन्म और विकास हुआ था। इस नाते एशिया को सभ्यता का पालना घर भी कहा जाता है। ये अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा महाद्वीप ऐसा है जो सभ्यता का पालना घर, मतलब जिसने सभ्यता को पाला पोसा हो। इस नाते ये टाइटल इसको दी गई है। और इस नाते कि चीन में, भारत में और इराक में जो 3 सभ्यताएं थी, इन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया, ये उन सभ्यताओं का स्थल माना जाता है। इस महाद्वीप की सबसे लंबी नदी चीन में बहती है, जिसका नाम है यांगटीसिकियांग। यह नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है, जो 5470 किलोमीटर बहती है। तथा मेकांग नदी, जो चीन की दूसरी बड़ी नदी है, जिसे एशिया का डेन्यूब की उपाधि से सम्मानित किया गया है, तथा इसे एशिया की गंगा भी कहा जाता है। गंगा को जब हम पढ़ेंगे तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे और उसका महत्व पढ़ेंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, 5 राज्यों में बहने के बाद कहाँ गिरती है, तथा गंगा पर चलाई जाने वाली सारी परियोजनाओं पढ़ेंगे, तथा नदी जोड़ो परियोजना, नमामि गंगे परियोजना, ये सारी परियोजनाओं को हम लोग पढ़ेंगे। इरावती नदी को बर्मा, जिसे म्यांमार कहा जाता है, की जीवन धारा भी कहा जाता है। यह अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्मा या म्यांमार की जीवन धारा क्या है। वह इरावती नदी है जो इस देश की जीवन धारा है। तथा हम जब ये पढ़ते हैं, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन है। कुछ जगहों पे आपको चीन पढ़ने को मिलता है, कुछ जगहों पे रूस पढ़ने को मिलता है। तो एशिया महाद्वीप का जो देश है वो चीन है। रूस यूरोप का देश माना जाता है। ये ठीक है कि यूरोप चीन का 75% एशिया में पड़ता है, लेकिन उस देश की गिनती, उसकी जो राजधानी मॉस्को है, वह यूरोप में गिना जाता है। इस नाते जब भी हम पढ़ेंगे तो एशिया के बड़े देश में पहला देश चीन आता है, जो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, जो एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। जब हम सबसे छोटे देश को पढ़ते हैं तो वह देश देखने को मिलता है मालदीव है। मालदीव अरब सागर में, जिसे आप हिंद महासागर कहते हैं, वहां पर स्थित है। और कभी अगर आप इसको देखने मैप में देखिएगा तो जो लक्षद्वीप है, भारत का द्वीप समूह, वो लक्षद्वीप के पास ही इस द्वीप समूह को आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस महाद्वीप की एक और विशेषता है, इसे सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है। आद्य का मतलब होता है प्रारंभ, मतलब यहाँ पर बहुत से धर्म का जन्म हुआ है, जैसे वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म। इन सारे धर्मों का जन्म होने के नाते एशिया को धर्मों की आद्य भूमि भी कहा जाता है। इस महाद्वीप का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है बोर्नियो द्वीप समूह। बोर्नियो द्वीप इंडोनेशिया का एक द्वीप है जो सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। द्वीप उसे कहा जाता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, उसे द्वीप कहा जाता है। साथ ही साथ एशिया महाद्वीप के
जो 52 देश हैं उनमें 2 देश रूस और टर्की 2 ऐसे देश हैं जो दुनिया के 2 महाद्वीपों में अपना विस्तार रखते हैं, एक एशिया में और दूसरा रूस में। टर्की का भी यूरोप में और भारत दोनों में क्षेत्रफल पाया जाता है, रूस का भी भारत एशिया में और रूस यूरोप दोनों में उसका विस्तार पाया जाता है। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वह एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। माउंट एवरेस्ट जो 8,844 मीटर हो गई है, पहले इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर थी, लेकिन अभी 3 महीना पहले चीन ने जो नया आंकड़ा जारी किया है उसके हिसाब से इसकी जो नई ऊंचाई है वो 8,844 मीटर है। माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन की सीमा पर स्थित है। यह पूरी तरह से अगर कहा जाए तो नेपाल में भी है, लेकिन नेपाल की जो उत्तरी सीमा है और चीन जिसे हम तिब्बत कहते हैं उसकी जो दक्षिणी सीमा है उन्हीं सीमा पर ये स्थित पाया जाता है। पामीर का पठार जिसका नाम आप लोगों ने भी सुना है, जिसे एक गांठ के रूप में जाना जाता है, पामीर के पठार का जो पूर्वी विस्तार है हिंदू कुश पर्वतमाला, वहीं से हिमालय का विस्तार प्रारंभ होता है जो 2,400 किलोमीटर लंबा है और भारत के उत्तर में इसका विस्तार पाया जाता है। हिमालय एक प्राकृतिक प्रहरी के रूप में है। हिमालय दुनिया का सबसे नया पर्वतमाला है जिसका अभी जन्म हुए लगभग 10 करोड़ वर्ष माना जा रहा है। इसका अभी निर्माण की प्रक्रिया चल रही, इसका भी विस्तार हो रहा है। यह उत्तर पूर्व की तरफ धीरे धीरे खिसक ही रहा है। इस नाते अक्सर हिमालय के अलग अलग क्षेत्र शिवालिक में हमको भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिलती हैं। जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें जब हम पर्वतमाला पढ़ेंगे तो हिमालय को पूरी तरीके से 3 भागों में बांट करके इसको समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सा भाग भारतीय भूभाग में है और इसको किस नाम से जाना जाता है, भारत के किस किस राज्य में सबसे ऊंची चोटी है, जो दर्रे हैं वह दर्रे भारत और चीन के साथ कौन कौन से दर्रे कहाँ कहाँ खुलते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग उसमें पढ़ने का प्रयास करेंगे। एशिया महाद्वीप में दुनिया का सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है। वह उत्पादन करने वाला देश है थाईलैंड, जहाँ सबसे अधिक रबर का उत्पादन होता है। एशिया महाद्वीप के पश्चिम में एक देश है जिसका नाम है लेबनान। इसे पूर्व का स्विट्जरलैंड की उपाधि प्रदान की गई है। जिस प्रकार से स्विट्जरलैंड अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है पर्यटन के दृष्टिकोण से, उसी प्रकार से लेबनान भी एक महत्वपूर्ण देश है जिसकी राजधानी बेरूत है। जापान को पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। जापान को पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है। जापान पूर्वी एशियाई देश की श्रेणी में आता है। जब हम चीन की पूर्वी सीमा का अध्ययन करते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पर जापान और कोरिया प्रायद्वीप देखने को मिलता है। कोरिया प्रायद्वीप एक प्रायद्वीप के रूप में जिसके 2 भाग में है, एक उत्तरी कोरिया और दूसरा है दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया एक साम्यवादी देश है, एक तानाशाह के नियंत्रण में चलने वाला देश है। वहीं दक्षिणी कोरिया एक पूंजीवादी देश है, लोकतांत्रिक देश है, जहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज बहुत बड़ी संख्या में जापान के बाद टेक्नोलॉजी के मामले में उसका विस्तार पाया जा रहा है। एशियन टाइगर के नाम से मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड एवं सिंगापुर को जाना जाता है। यह उपाधि इन देशों को इनके तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था के नाते दिया गया, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बढ़ रही है। जब हम आसियान देशों को पढ़ते हैं, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का समूह है, जो 10 देशों का समूह है,
यह बहुत तेजी से अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक यह दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला समूह बन जाएगा। बहुत तेजी से इनका निर्यात बढ़ रहा है। ये एक निर्यात प्रधान देश के रूप में, अपने छोटे छोटे देश हैं लेकिन बहुत तेजी से ये अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं, जिससे इनको ये उपाधि प्रदान की गई है। एशिया महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में 3 देश आते हैं, लाओस, थाईलैंड और म्यांमार। इन तीनों को मिला करके स्वर्णिम चतुर्भुज, गोल्डन ट्रायंगल का नाम दिया गया है। यह तीनों क्षेत्र अपने अफीम या इस प्रकार की चीजों के, इसमें मादक पदार्थों के स्मगलिंग के लिए यह क्षेत्र जाना जाता है। इस नाते यह क्षेत्र हमेशा चर्चा का विषय बनता है और सरकार हमेशा इनमें बढ़ रहे अपराध और इस मादक पदार्थों के रोक पर प्रतिबंध लगाने के लिए पूरा प्रयास करती है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहा जाता है। भूटान को हम जब भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो भारत के पूर्वी हिस्से को पढ़ते हुए या उत्तर पूर्व को पढ़ते हुए हम भूटान को देखने का प्रयास करेंगे और पढ़ने का, समझने का प्रयास करेंगे। एक अविकसित पर्वतीय देश के रूप में जाना जाता है, लेकिन दुनिया को इसने ये बताया कि हैप्पीनेस क्या होता है। सबसे पहले इस इंडेक्स को बनाने वाला देश भूटान है, जिसने वर्ल्ड हैप्पीनेस के लिए इंडेक्स बनाया कि व्यक्ति किस परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकता है। इसके लिए उसने सोचा और उसके फार्मूला बनाया। वह दुनिया के लिए एक आदर्श है, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ी मात्रा में, लगभग समझ लीजिए 50% भूभाग पर बिजली, सड़क और बेसिक चीजों का अभाव है। उसके बाद भी वह पर्वतीय राज्य अपने छोटे से संसाधन में स्वतंत्र और खुश है। तो ये है दुनिया के लिए एक आदर्श कि इस भागम भाग के दौर में आदमी को खुश रहना सबसे जरूरी चीज होती है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा पर 2 देश, क्योंकि हमने पढ़ा था शुरुआत में भी 3 देश, 3 रेखाएं एशिया महाद्वीप से गुजरती हैं, जिनमें जो भूमध्य रेखा है वो एशिया महाद्वीप के 2 देशों मालदीव और इंडोनेशिया से गुजरती हैं। मगर सिंगापुर की राजधानी भूमध्य रेखा के सबसे पास से गुजरती है तथा रूस और चीन एशिया के 2 ऐसे देश हैं जिनकी सीमाएं एशिया महाद्वीप के 14 देशों के साथ संबंध रखती हैं। और इसका परिणाम है कि रूस के तो नहीं, लेकिन चीन के ज्यादा देशों के साथ भौगोलिक विवाद उत्पन्न हो गए हैं। एशिया महाद्वीप अपने कृषि उत्पादन, फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, मसाले के उत्पादन, इन सब चीजों के लिए जाना जाता है। चीन सबसे अधिक धान का उत्पादन, मतलब पूरी दुनिया में जो धान का उत्पादन होता है उसमें 37% का योगदान चीन का है। लेकिन उसके बाद भी चीन अपनी पूरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। दूसरे नंबर पर भारत का नंबर आता है। भारत धान के दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक है दुनिया का, लेकिन भारत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है और सरप्लस धान का निर्यात करता है। गेहूं के मामले में चीन पहले नंबर है, दुनिया के कुल उत्पादन का 17% उत्पादन करता है और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। दूसरे नंबर पर भारत का स्थान है। भारत अपनी आवश्यकताओं से ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है और वह अपनी आवश्यकताओं के ज्यादा गेहूं का निर्यात करता है। तो एशिया महाद्वीप अपने प्राकृतिक संसाधनों के लिए, अपने खनिज संसाधनों के लिए
तमाम चीज़ों के लिए जानी जाती है। और इसके साथ ही यह आज का वीडियो समाप्त होता है। हम अगले कार्यक्रम में हम इससे जुड़े प्रश्न को सॉल्व कराएंगे और जो 10 क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व कराएंगे। आज ही ये 10 क्वेश्चन डाले जा रहे हैं। आप इससे जुड़े 10 प्रश्नों को देख लीजिए, समझ लीजिए और आपने 12 बजे से पहले उसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। अगले वीडियो के तक हम इसको सॉल्व कराएंगे, जो गलती है उसको समझाएंगे कि इसमें सही आंसर क्या है, तथा जो सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे उनमें जो पहला व्यक्ति होगा जो सब सही क्वेश्चन करेगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। तथा साथ ही साथ आप लोगों से ये कहना है कि आप लोग इसको देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इससे संबंधित अगर कोई चीजें आपको लग रही हैं कि मेरे समझ में नहीं आया है, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप उसके कमेंट बॉक्स में जाकर के वो बता सकते हैं, लिख सकते हैं। तथा अगर आपको लगता है कि इस वीडियो का फायदा और भी लोग ले सकते हैं, इसमें कोई जो दी गई जानकारियां महत्वपूर्ण हैं, तो आप उन लोगों को भी बता सकते हैं और उनको सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं, जिससे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठाएं। धन्यवाद।